गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है द चैंपियंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी की तैयारी हमें उम्मीद है बहुत अच्छा चल रहा होगा और आपने पीवाईक्यू भी कर रहे होंगे। यदि आपने पीवाईक्यू नहीं कर रहे हैं तो उसको आपको करना आवश्यक है, क्योंकि पीवाईक्यू से बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो आपको इस चीज़ को पता होना चाहिए, यदि नहीं है तो आप इसको ध्यान देंगे, ठीक है। क्योंकि आप यदि मैच करेंगे तो आपके जो है एक दो एग्जाम्स में सेम सेम क्वेश्चंस पीईबी ने देखने को मिले हैं, ठीक है। पीईबी से अपने को देखने को मिले हैं, तो आपको जो है पीवाईक्यू करना आवश्यक होता है। आप यदि उनको नहीं किए हैं, नहीं बनते हैं, यदि आपसे आता है पूरे पीवाईक्यू तो फिर बहुत अच्छी बात है। और यदि आपने नहीं किए हैं, नहीं आता है, तो आपको करना आवश्यक है, क्योंकि आपको यदि एग्जाम क्रैक करना है तो। अन्यथा आपकी मर्जी। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस से प्रीवियस ईयर से डायरेक्ट आपको जो है क्या मिल जाते हैं, क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। अब की बार जो एग्जाम्स आने वाले हैं, पुलिस के जो एग्जाम होने वाले हैं, इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन। तो आपने यदि क्लासेस पुराने नहीं देखे हैं तो आपको जो है और ज़्यादा लोगों से और अच्छा बेहतर बनाने के लिए आपको जो है पूरे हमने जो आपको पीवाईक्यू पढ़ाए हैं डायरेक्ट, उनको करना आवश्यक है, ठीक है दोस्त। यदि आपको नहीं मिल रहे हैं कि जो क्लासेस पुराने हो गए हैं, 4 क्लासेस जो आपके पीवाईक्यू के हो गए हैं, आज का जो है आपका 5वां नंबर का क्लास होने वाला है। तो जो 4 क्लासेस हो गए हैं, यदि आपको उनको नहीं मिल रहे हैं तो आप जाके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में पीवाईक्यू नाम के फोल्डर में आपको मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, आप लोग को जो है ये चीज़ें समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि आप यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि जो है आपको आगे जो है कि क्लास जो आएंगे नए क्लासेस, उनकी नोटिफिकेशन आपको पहले मोबाइल पर मिल जाया करेगा। तो ये चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। और जो है तैयारी जो है बहुत अच्छा करें मेरे दोस्त, ताकि इस बार सिलेक्शन पक्की करनी है हमको, ठीक है। ऐसा मान करके तैयारी करना है। चलिए, अब जो है हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, ताकि बहुत ज़्यादा लोग क्लास को देखें। हमारा क्वेश्चन जो है मैं आपके सामने लिखने वाला हूँ, इसको जो है आप ध्यान देंगे। तो आपका जो है क्वेश्चन है पहला, पूछा गया था कि कौन सा पैलेस छतरपुर में स्थित है। पहला जो क्वेश्चन था उसमें आपसे पूछा गया था कि कौन सा पैलेस छतरपुर में स्थित है। कौन सा पैलेस छतरपुर कौन सा पैलेस छतरपुर में स्थित है। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कौन सा पैलेस छतरपुर में स्थित है। इसमें ऑप्शन भी दिए थे, तो मैं आपको बताता हूँ इसका जो है इसका आंसर क्या होगा। पहले आप मुझे बताएंगे कि कौन सा पैलेस छतरपुर में स्थित है। इसमें था क्या, आंसर इसका क्या होगा, राजगढ़ पैलेस। राजगढ़ पैलेस क्या है आपके छतरपुर में स्थित है। राजगढ़ पैलेस कहाँ स्थित है आपके, तो राजगढ़ पैलेस आपके छतरपुर में स्थित है। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो ऑप्शन थे मैं आपको बता दूं, उसका जो है माधवगढ़ पैलेस। आपको क्या पूछा गया था दोस्त, माधवगढ़ 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 पैलेस आपसे पूछा गया था। तो माधवगढ़ पैलेस आपका कहाँ है, तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पे है दोस्त, सतना पे है। माधवगढ़ का पैलेस सतना पर है। फिर आपसे पूछा गया था कौन सा, बेंजीर पैलेस। कौन सा, बेंजीर पैलेस को आपको ध्यान रखना है। माधवगढ़ पैलेस कहाँ पर है, सतना। बेंजीर पैलेस आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, तो बेंजीर पैलेस आपको देखने को मिल जाएगा भोपाल पर। बेंजीर पैलेस आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, भोपाल पर, ठीक है। बेंजीर पैलेस के अलावा पूछा गया था लाल बाग पैलेस। लाल बाग पैलेस कहाँ मिल जाएगा दोस्त, बताएंगे। लाल लाल बाग पैलेस भी आपको ध्यान रखना है। ये आपको कहाँ पे देखने को मिल जाएगा,
तो लाल बाग पैलेस आपको इंदौर पर देखने को मिल जाएगा। तो क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपका जो है छतरपुर में कौन सा देखने को मिल जाएगा, तो आपको छतरपुर में राजगढ़ पैलेस देखने को मिल जाएगा। क्या आपको इतनी बातें समझ में आई, आप मुझे बताएंगे। राजगढ़ पैलेस आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, तो आपको छतरपुर में देखने को मिल जाएगा। चलिए, हमने चार तीन और बता दिए आपको कि माधवगढ़ पैलेस, आपको कौन कौन सा बता दिए, माधवगढ़ का पैलेस, इसके बाद बेजीर पैलेस हो गया, इसके बाद आपका हो गया लाल बाग पैलेस। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरे नंबर के क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था। तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, ये पूछ लिया गया था। मैंने आपको पहले भी क्लास में बता चुका है, तो आप लोग को डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार, 5 के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंगानुपात, मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है बताएंगे। पूरे मध्य प्रदेश का पूछा है, अलग अलग जिले का नहीं पूछा है। तो ये डायरेक्ट आपका कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश का जो है कितना है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5 के अनुसार मध्य प्रदेश का कितना है, तो 970 है। कितना है दोस्त, 970 है, आपको याद रखना है, ठीक है। यदि आपको देखा जाए ये टोटल किसका है, ये टोटल आपको देखने को मिल जाएगा मध्य प्रदेश का। किसका मिल जाएगा दोस्त, मध्य प्रदेश का। अब हम देखते हैं कि जो है कौन सा शहरी, शहरी कितना है हमारे इसमें मध्य प्रदेश में। तो हमारे मध्य प्रदेश में सर्वी सॉरी शहरी, शहरी लिंगानुपात, क्या, शहरी, शहरी लिंगानुपात कौन सा देख लेते हैं, शहरी लिंगानुपात, शहरी लिंगानुपात, शहरी लिंगानुपात कितना हो जाएगा आपका, 953। कितना हो जाएगा, 953, शहरी लिंगानुपात 953, आपको याद रखना है। फिर आ जाएगा आपका ग्रामीण, ग्रामीण लिंगानुपात, ग्रामीण, ग्रामीण लिंगानुपात, ग्रामीण लिंगानुपात कितना हो जाएगा दोस्त, तो आप मुझे बताएंगे ग्रामीण लिंगानुपात कितना हो जाएगा। तो ग्रामीण लिंगानुपात आपका हो जाएगा 976। कितना हो जाएगा दोस्त, 976 का आपका ग्रामीण लिंगानुपात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका तीसरे नंबर का क्या पूछा गया है। तीसरे नंबर का पूछा गया है कि लाल बाग पैलेस किस नदी के किनारे स्थित है, बताएंगे। कमेंट भी करते जाया करें। लाल बाग, लाल बाग पैलेस, लाल बाग पैलेस किस नदी के किनारे स्थित है। लाल बाग पैलेस किस नदी के किनारे स्थित है दोस्त, तो आप मुझे इसका आंसर करेंगे किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका किस नदी के किनारे स्थित है दोस्त, लाल बाग पैलेस। लाल बाग पैलेस कहाँ है, मैंने आपको बता चुका है कि लाल बाग पैलेस कहाँ है, आप मुझे बताएंगे। इससे भी क्वेश्चन आ गए हैं डायरेक्ट, तो आपको ऐसे चीजें मैं बता रहा हूँ कि जो डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में ना, तो आपको इसको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है दोस्त। चले, तो आपका जो है लाल बाग पैलेस किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको इसको याद रखना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ खान नदी। कौन सा दोस्त, खान नदी। खान नदी के किनारे क्या है, आपका लाल बाग पैलेस स्थित है। कौन सा नदी दोस्त, खान नदी के किनारे क्या है, आपका जो है लाल बाग पैलेस स्थित है। इसको मैंने आपको बताया था कि ये कहाँ पर है, तो लाल बाग पैलेस आपका जो है
आपका इंदौर पर मैंने बताया अभी पिछले ही स्लाइड में, कहाँ है, इंदौर पर है। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि ये कहाँ पर है, इंदौर पर है। किस नदी, खान नदी के किनारे, ठीक है। एक चीज मैं इसमें आपको और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि लाल बाग पैलेस का निर्माण, क्या चीज, लाल बाग, लाल बाग पैलेस, लाल बाग पैलेस का निर्माण, लाल बाग पैलेस का निर्माण, इसका निर्माण कौन कराया था, तो इसका निर्माण आपको याद रखना है, इसका निर्माण करवाया था, कौन करवाया था, तो शिवाजी राव होलकर। कौन करवाया था दोस्त, शिवाजी राव, शिवाजी राव, राव होलकर, शिवाजी राव होलकर। होलकर समझ में आ जाए मतलब इंदौर आपको ध्यान रखना है। होलकर, इन होलकर के लोगों का जो है राजधानी क्या रहा है, इंदौर ही रहा है। तो शिवाजी राव होलकर ने इसको बनवाया था। चलिए अगला जो आता है आपका चौथे नंबर का क्वेश्चन, हम इसको डिस्कस करेंगे। चौथे नंबर का क्वेश्चन, चौथा जो होगा आपका, इसमें पूछा गया है कि अब एक तो आपसे पूछा गया था कि सबसे कम लिंगानुपात मध्य प्रदेश में सर्वेक्षण, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार आपसे 5 के अनुसार क्या पूछा था कि मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, ये पूछा गया था। उसमें हमने ग्रामीण और शहरी करके आपको बता दिया है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार मध्य प्रदेश की किस जिले का लिंगानुपात किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है, ये पूछा गया है। क्या सर्वाधिक है, ये आपसे पूछा गया है, किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है। आप मुझे आंसर बताएंगे इसका कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5 के अनुसार किस जिले का जो है सर्वाधिक लिंगानुपात है, आप मुझे बताएंगे। तो आपका जो है कौन सा हो जाएगा दोस्त, आपका हो जाएगा सिवनी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार ना, आपको ये ध्यान रखें, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार पूछा गया है। तो 5 के अनुसार जो है आपका सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का हो जाएगा, तो आपका सिवनी हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा दोस्त, सिवनी। कहाँ हो जाएगा, सिवनी पे आपका जो है हो जाएगा, ठीक है। और सबसे कम मैं आपको बता दूं तो सबसे कम भी आपको ध्यान रखना है, जब ज़्यादा जान लिए तो सबसे कम भी जान जाए, तब तो समझ में आएगा। सबसे कम आपको जो है देखने को मिल जाएगा कहाँ, आपको लिंगानुपात सीहोर में। कहाँ, सीहोर, किसके अनुसार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार आपको सबसे कम, सबसे कम क्या है ये, सबसे कम, सबसे कम कहाँ है, सीहोर। आपको ध्यान रखना है सबसे कम कहाँ है, सीहोर है। यहाँ पे आपको जो है सिवनी में आपको कितना, 1089 मिल जाएगा। कितना, 1089 आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये आप याद रखना है। और जो है जनगणना के अनुसार, जनगणना के अनुसार किस में हो जाएगा दोस्त, तो आपको जनगणना के अनुसार ध्यान रखना है। जैसे मैं बता दूं जनगणना के अनुसार, जनगणना 2011 किसके अनुसार मैं बता देता हूँ, इसको कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये किसके हिसाब से मैंने बताया है, इसमें जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण, किसके दोस्त, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार है। मैं आपको बता देता हूँ किसके अनुसार, जनगणना, जनगणना 2011, जनगणना 2011, जनगणना 2011 के अनुसार क्या है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक, सर्वाधिक कौन सा जिला होगा, सर्वाधिक सर्वाधिक लिंगानुपात वाला कौन सा जिला, बालाघाट। कौन सा दोस्त, बालाघाट। इसको आपको याद रखना है, कौन सा होगा, बालाघाट। और जो है 2011 के अनुसार सबसे कम, कम, कम कौन सा हो जाएगा,
तो कम आपका जो है हो जाएगा कौन सा दोस्त, तो आपका न्यूनतम हो जाएगा भिंड। कौन सा? भिंड। तो इसमें जो है बालाघाट में कितना है, तो 1021 है, और इसमें जनगणना के अनुसार 1021 है, और इसमें जो है न्यूनतम में कितना है, 827। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो क्या आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी? ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला जो है हम देख लेते हैं 5वां नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि सैलानी सैलानी टेपू टापू मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सैलानी टापू, सैलानी टापू के बारे में पूछा गया। सैलानी टापू मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जिले में किस जिले में स्थित है? सैलानी टापू मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, बताएंगे? सैलानी टापू मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका आप मुझे आंसर करेंगे सैलानी टापू के विषय में। सैलानी टापू मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपको जो है याद रखना है सैलानी टापू के बारे में, कि सैलानी टापू मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है दोस्त, तो ये है आपके खंडवा। कहाँ है? खंडवा में आपका सैलानी टापू है। ये जो सैलानी टापू है आपके कहाँ है? खंडवा में आता है। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। खंडवा में आपको देखने को मिल जाएगा हनुवंतिया टापू। कौन सा देखने को मिल जाएगा? एक मिल जाएगा आपको हनुवंतिया टापू। खंडवा, खंडवा में आपको देखने को मिल जाएगा कौन सा? खंडवा में देखने को मिल जाएगा हनुवंतिया टापू। हनुवंतिया हनुवंतिया टापू आपको देखने को मिल जाएगा। सैलानी टापू यहीं पर है। फिर आपको देखने को मिल जाएगा कौन सा दोस्त? आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा क्या, जो है नवंबर से जनवरी। कहाँ? नवंबर से नवंबर से जनवरी क्या किया जाता है दोस्त? तो नवंबर से जनवरी यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। जल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। जल महोत्सव का आयोजन किया जाता है कहाँ पर? तो आपके जल महोत्सव का आयोजन जो है, जल महोत्सव का आयोजन खंडवा में किया जाता है। कहाँ किया जाता है दोस्त? खंडवा में। हनुमंतिया टापू है, सैलानी टापू है, यहाँ पर सैलानी टापू भी है। आपके जो है हनुमंतिया टापू है। हनुमंतिया टापू आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा? तो हनुमंतिया टापू यहाँ पे आपको नर्मदा पर। कहाँ पर दोस्त? नर्मदा नदी पर। कहाँ? नर्मदा नदी पर आपको जो है देखने को मिल जाएगा क्या? हनुमंतिया टापू में देखने को मिल जाएगा। तो नवंबर से जनवरी यहाँ पे क्या किया जाता है? तो यहाँ पे जल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। जल महोत्सव का जो है पहला संस्करण कब किया गया था? तो जल महोत्सव का पहला संस्करण कब किया गया था दोस्त? तो पहला संस्करण इसका जो है 2016 में किया गया था। 2016 में क्या किया गया था? पहला संस्करण किया गया था। ठीक है, चलिए, आप लोग को इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा। इतना कॉन्सेप्ट आपके लिए इनफ है, या फिर और आप मुझे कमेंट करके बताया करें, तब तो मैं आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करूँगा समझाने का, बताने का, कॉन्सेप्ट लाने का। ठीक है दोस्त, पर आप जो है स्टार्टिंग से एंड तक क्लास में बना रहा करें, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगे। ठीक है, भीमराव, अब पूछा गया है कि भीमराव अंबेडकर जी को किस वर्ष भारतवर्ष मिला, भारत रत्न मिला? भीमराव अंबेडकर
भीमराव अंबेडकर जी को किस वर्ष भारत रत्न मिला? बताएंगे। भीमराव अंबेडकर जी को किस वर्ष भारत रत्न मिला? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो इसका आंसर बताएंगे। किस वर्ष भारत रत्न मिला था भीमराव अंबेडकर जी को? तो इनको मिला था 1990। कब मिला था दोस्त? 1990 में भीमराव अंबेडकर जी को क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। क्या मिला था? भारत रत्न। यहाँ पे आप इसको ध्यान देंगे, ये भारत रत्न है। क्या है? भारत रत्न। भीमराव अंबेडकर जी को कब भारत रत्न मिला है? तो 1990 पर मिला है। क्या आपको इतनी चीजें समझ में आ गया? ये चीज आपको यदि समझ में आ गया तो मैं आपको बता दूं कि 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिला है। 2015 में किसको मिला है? अटल बिहारी अटल बिहारी अटल बिहारी वाजपेयी अटल बिहारी वाजपेयी जी को कब मिला है दोस्त? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को कब मिला है? 2015 में मिला है। इसको आपको ध्यान रखना है। अंबेडकर जी को क्या कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर जी जो हैं इनको कहा जाता है संविधान के निर्माता। क्या कहा जाता है? संविधान संविधान के निर्माता संविधान के निर्माता इनको कहा जाता है। तो क्या आपको ये चीजें समझ में आ रहे हैं? बिल्कुल आपको समझ में आ रहे होंगे। और यदि आपको समझ में आ रहे हैं तो आप क्लास को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लिया करें मेरे दोस्त। ठीक है, अब जो है भीमराव अंबेडकर जी के बारे में मैं एक चीज और आपको बता दूं। इनको संविधान का निर्माता तो कहा जाता है, इसके अलावा भी आप इनके बारे में जान लेंगे कि इनका जन्म कब हुआ है। इनका जो है जन्म के बारे में मैं बता दूं, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। तो ये आपको 14 अप्रैल 1891। कब दोस्त? 14 अप्रैल 1891 के हैं ये। 14 अप्रैल 1891 आपको ध्यान रखना है इनके जन्म के बारे में। ठीक है, जन्म जो है 14 अप्रैल 1891। तो इनका जब हम जन्म के बारे में जान लिए तो इनके हम निधन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनका जो है निधन, क्या क्या चीज दोस्त? निधन। निधन कब हुआ इनका? इनका निधन हुआ था इनका जो है निधन हो गया था। इनका जो है निधन कब हो गया था? 6 दिसंबर 1956। 6 दिसंबर 1956 6 दिसंबर 1956 में भीमराव अंबेडकर जी का क्या हो गया था? निधन हो गया था। ठीक है, तो ये चीज को आपको क्या रखना है? याद रखना है। ठीक है दोस्त, तो आपको एक चीज याद रखना है, जब संविधान के इनको क्या कहा जाता है? निर्माता कहा जाता है। इनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 में हुआ। इनका 6 दिसंबर 1956 को क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म होता है और 6 दिसंबर 1956 को इनका क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। ये जो है क्या कहलाते हैं? संविधान के निर्माता कहलाते हैं। तो संविधान पार्क कहाँ पर बनाया गया है दोस्त? ये भी आप थोड़ा जान लेंगे। क्या? संविधान पार्क। संविधान पार्क कहाँ पर बनाया गया है? तो आपको याद रखना है, संविधान पार्क मैंने आपको पहले भी क्लासों में डिस्कस किया हुआ है। तो कहाँ बनाया गया है? आपके आपके देवास पर। कहाँ पे दोस्त? देवास पे क्या बनाया गया है? संविधान पार्क। तो आपको याद रहेगा इतनी चीजें? बिल्कुल आपको इतनी चीजें याद रहेगा। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, क्लास आपको आनंद आ रहा होगा, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। ठीक है, चलिए आपका जो है 7वें नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश का निम्न में से
लोकनाट्य बघेल खंड में बहुत प्रसिद्ध है? बताएंगे। आपका जो है मध्य प्रदेश के बघेल खंड, मध्य प्रदेश के बघेल खंड, मध्य प्रदेश के बघेल बघेल खंड, मध्य प्रदेश का जो बघेल खंड है इसका प्रसिद्ध लोकनाट्य पूछा गया था। मध्य प्रदेश के बघेल खंड का प्रसिद्ध लोकनाट्य मध्य प्रदेश के बघेलखंड का प्रसिद्ध लोकनाट्य क्या है? बताएंगे। ये पूछा गया था आपसे क्वेश्चन पर, तो आप इसको मुझे बताएंगे। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध लोकनाट्य कौन सा है? तो ऐसा पूछा गया था। तो मध्य प्रदेश का जो है मध्य प्रदेश के बघेल खंड का प्रसिद्ध लोकनाट्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका मनसुखा। क्या हो जाएगा दोस्त? मनसुखा। मनसुखा हो जाएगा आपका जो है बघेल खंड का प्रसिद्ध लोकनाट्य। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है कौन सा? भोपाल में राजभवन का निर्माण किस बेगम द्वारा कराया गया था? बताएंगे। भोपाल में किसका? भोपाल में राजभवन का निर्माण, राजभवन का निर्माण किस बेगम द्वारा करवाया गया था? किस बेगम द्वारा करवाया गया था? बताएंगे। राजभवन का निर्माण किस बेगम द्वारा करवाया गया था? तो इसको आपको ध्यान रखना है। राजभवन का निर्माण किस बेगम द्वारा करवाया गया था? इसको करवाया गया था सिकंदर जहां बेगम। किसके द्वारा दोस्त? सिकंदर जहां बेगम। सिकंदर जहां बेगम के द्वारा क्या करवाया गया था? सिकंदर जहां बेगम के द्वारा राजभवन का निर्माण जो है करवाया गया था। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है। सिकंदर जहां बेगम के द्वारा भोपाल में राजभवन का निर्माण करवाया गया है। राजभवन को एक चीज और बोला जाता है, लाल कोठी। क्या बोला जाता है इसको? तो राजभवन को, राजभवन है, राजभवन को क्या बोला जाता है दोस्त? लाल कोठी। क्या बोला जाता है? लाल कोठी। लाल कोठी भी इसको बोलते हैं। तो लाल कोठी का निर्माण भी सिकंदर जहां बेगम ने करवाया था। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में एक चीज, कॉन्सेप्ट जिसको आपको याद होगा कि कुदसिया बेगम। कौन? कुदसिया बेगम के बारे में मैंने बताया था। कुदसिया बेगम, कुदसिया बेगम जो है, कुदसिया बेगम ने किसका निर्माण करवाया था? ये जो कुदसिया बेगम था ये इन्होंने गौहर महल का, कौन सा? गौहर गौहर महल जो है, गौहर महल का निर्माण किन्होंने करवाया था? तो ये करवाया था कुदसिया बेगम ने। कुदसिया बेगम ने किसका करवाया था? गौहर महल का जो है क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। चलिए ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अगला कॉन्सेप्ट अपना, कौन सा दोस्त? नौवां। अगला जो आता है हमारा 9वें नंबर का क्वेश्चन, उसमें पूछा गया था कि मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क अकादमी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क अकादमी कहाँ स्थित है? बताएंगे मुझे आप। मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क अकादमी आपके कहाँ स्थित है मेरे दोस्त? तो इसका आंसर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा कौन सा? कहाँ पर स्थित है? भोपाल। कहाँ पर स्थित है? भोपाल। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? भोपाल। मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो आपका भोपाल पर स्थित है। ठीक है। ये चीज आपको
याद रखना है कि ग्रामीण सड़क अकादमी कहाँ स्थित है, आपके भोपाल पर, पीडब्ल्यूडी से रिलेटिव है, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो है मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसके बाद जो है कुछ और मैं ऑप्शंस आपको क्लियर कर देता हूं कि जैसे इंदौर, इंदौर में आपको कौन से का वो मिल जाएगा, इंदौर में आपको मिल जाएगा पारसी क्लब मिल जाएगा। इंदौर में क्या मिल जाएगा मेरे दोस्त, इंदौर में आपको पारसी क्लब मिल जाएगा। कौन सा, पारसी क्लब, पारसी क्लब आपको इंदौर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आपको जो है जबलपुर में तीरंदाजी एकेडमी मिल जाएगा। जबलपुर, जबलपुर में आपको मिल जाएगा क्या देखने को, तीरंदाजी, तीरंदाजी अकादमी, तीरंदाजी अकादमी जो है आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, जबलपुर में देखने को मिल जाएगा। भोपाल में आपको और सारे एकेडमी जो है देखने को मिल जाएंगे, तो वो कौन कौन से हैं दोस्तों, उसको देख लेते हैं। तो भोपाल में आपको जो है शूटिंग मिल जाएगा, कौन सा, शूटिंग एकेडमी मिल जाएगा, शूटिंग एकेडमी मिल जाएगा। इसके बाद जो है मैं आपको बता दूं कि मार्शल आर्ट जो है, मार्शल आर्ट आपको जो है भोपाल में देखने को मिल जाएगा। क्या, मार्शल आर्ट, मार्शल आर्ट जो है, मार्शल आर्ट जो है आपको भोपाल में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, अब आपका आता है अगला क्वेश्चन। अगला जो है 10वें नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसको हम आपसे डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें पूछा गया था कि जो है मध्य प्रदेश में लोकायुक्त संगठन किस वर्ष अस्तित्व में आया था, बताएंगे। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त संगठन किस वर्ष अस्तित्व में आया था। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो बताएंगे किस वर्ष अस्तित्व में आया था मेरे दोस्त। तो ये जो मध्य प्रदेश में लोकायुक्त संगठन है, तो ये आपके किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो लोकायुक्त संगठन जो है आपके 1982, कब मेरे दोस्त, 1982 में जो है क्या आया था, अस्तित्व में आया था, ठीक है। मध्य प्रदेश के, सॉरी, भारत के पहले लोकायुक्त कौन थे, भारत के सबसे पहले लोकायुक्त कौन थे, तो पीसी घोष जी थे, आपको याद रखना है। भारत के भारत के पहले लोकायुक्त, पहले लोकायुक्त, भारत के पहले लोकायुक्त के बारे में आपको बता दूं तो कौन थे, पीसी घोष। कौन थे दोस्त, पीसी घोष, पीसी घोष कौन थे, तो आपके जो है पहले लोकायुक्त थे, किसके, भारत के। तो आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, आपका आता है 11वां नंबर का क्वेश्चन, जिसको आपको मैं बता दूं कि किस प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायक ने मंच का नाम किशोर कुमार के रूप में अपनाया, बताएंगे। किस भारतीय किस भारतीय ऐसे लिख लेते हैं, किस प्रसिद्ध प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व पार्श्व गायक ने मंच का नाम किशोर कुमार के रूप में अपनाया। मंच का नाम कुमार किशोर कुमार के रूप में अपनाया, बताएंगे। इसका आंसर मुझे आप करेंगे। किस प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायक ने मंच का नाम किशोर कुमार के रूप में अपनाया, बताएंगे। आभास कुमार गांगुली इनका नाम है, क्या है दोस्त, आभास
आभास कुमार आभास कुमार गांगुली ने क्या किया था? किशोर कुमार के रूप में क्या किया था, अपनाया था। ठीक है, चलिए इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अगला क्वेश्चन 12वें नंबर का आपसे पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं? मध्य प्रदेश के कितने जलवायु प्रदेश हैं मध्य प्रदेश के? इसमें पूछा गया था मध्य प्रदेश के कितने जलवायु प्रदेश हैं, कृषि जलवायु प्रदेश हैं, ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? 11। कितने हैं दोस्त? तो आपको ध्यान रखना है 11। कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं? तो 11। भारत में कितने हैं तो मैं आपको बता दूं, भारत में कितने जलवायु प्रदेश हैं तो इसके बारे में आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो भारत में कृषि जलवायु प्रदेश आपको ध्यान रखना है कितने हैं, तो यहाँ पे 15। मध्य प्रदेश में 11 हैं, तो आपके जो है भारत में 15 है। इस चीज को आपको विशेष ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन जो है आपका आ जाएगा, अगला क्वेश्चन 13वें नंबर का आपका आ जाएगा। इसमें पूछा गया है कि रेड डेटा बुक जो होता है उसमें कौन से प्रजातियों का रिकॉर्ड होता है? रेड डेटा रेड डेटा बुक रेड डेटा बुक रेड डेटा बुक में रेड डेटा बुक में डॉट 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 पूछा गया है, प्रजातियों का रिकॉर्ड होता है, प्रजातियों प्रजातियों का रिकॉर्ड रिकॉर्ड होता है, ये पूछा गया है। किसका होता है, कौन से प्रजातियों का होता है मेरे दोस्त? आप मुझे बताएंगे कि रेड डेटा बुक जो है, रेड डेटा बुक में कौन से प्रजातियों का होता है? तो लुप्त प्राय प्रजातियां। कौन से? लुप्त प्राय प्रजातियां। कौन सा दोस्त? लुप्त प्राय प्रजातियां का जो क्या होता है, इसमें डेटा होता है, तो रिकॉर्ड होता है। तो आपको इसको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला आता है आपका 14वें नंबर का क्वेश्चन। इसको आप ध्यान देंगे। 14वें नंबर का क्वेश्चन मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि मार्च 2000 सॉरी मार्च 2021 में राष्ट्रपति कोविंद ने सिंघोरगढ़ किले के संरक्षण कार्य की आधारशिला रखी। संरक्षण कार्य की आधारशिला रखी। यह किस जिले में स्थित है? यह किस जिले ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बताएंगे? इसको आप एक बार ध्यान से पढ़ें
कि मार्च 2021 में राष्ट्रपति कोविंद ने सिंगोरगढ़ किले के संरक्षण कार्य की आधारशिला रखी। यह किस जिले में रखा था इन्होंने, तो इसको आपको बताना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कहाँ पे रखी थी दोस्त कोविंद जी ने, तो यहाँ पे दमोह में। कहाँ पे रखे थे, दमोह में। दमोह में आपको एक चीज और ध्यान रखना होगा, मैंने आपको बताया था कि जो है दमोह में आपको याद रखना है शहद लैब। क्या, शहद लैब, शहद लैब के बारे में आपको ध्यान रखना है दमोह से। चलिए अगला जो आता है 15वें नंबर का क्वेश्चन। 15वें नंबर का क्वेश्चन आपको जो है ये पूछा गया था कि मध्य प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश विधानसभा मध्य प्रदेश विधानसभा मध्य प्रदेश विधानसभा के वर्तमान ये करंट से क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ये करंट से क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको आप ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो आपके जो है इसका आंसर बताएंगे। सभी को याद होगा कि वर्तमान अध्यक्ष जो है इनका गिरीश गौतम जी हैं। कौन है, गिरीश गौतम। गिरीश गौतम गिरीश गौतम जी क्या है, यहाँ के वर्तमान अध्यक्ष है। तो क्या आपको समझ में आ गया होगा ये चीजें, ठीक है। मध्य प्रदेश के वर्तमान जो है विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो आपके जो है गिरीश गौतम जी हैं। तो क्या आप इनके गिरीश गौतम जी के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम जो है अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो आपका 15वें का 16वां नंबर 15 कंप्लीट हो गया। 16वें नंबर का आपका आएगा कि मध्य प्रदेश का दूसरा गौ अभ्यारण्य कहाँ पे प्रस्तावित किया गया है, ये पूछा गया है। मध्य प्रदेश का दूसरा गौ अभ्यारण्य कहाँ प्रस्तावित है, बताएंगे कहाँ प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश का दूसरा गौ अभ्यारण्य कहाँ प्रस्तावित है, आप मुझे बताएंगे। तो मध्य प्रदेश का दूसरा गौ अभ्यारण्य आपके रीवा। कहाँ प्रस्तावित है दोस्त, तो आपके रीवा। रीवा में क्या है, दूसरा गौ अभ्यारण्य जो है प्रस्तावित है। रीवा में आपको देखने को मिल जाएगा, कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं रीवा से। रीवा में आपको देखने को मिल जाएगा आम अनुसंधान केंद्र। क्या देखने को मिल जाएगा, आम अनुसंधान केंद्र आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है रीवा में आपको सुंदरजा नामक आम है। सुंदरजा नाम का जो आम है, सुंदरजा नाम का जो आम है, इसको जो है क्या मिला है दोस्त, जीआई टैग मिला है। क्या मिला है, जीआई टैग। जीआई टैग मिला हुआ है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका जो है सुंदरजा नाम का आम का जो है यहाँ से निर्यात किया जाता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आपको याद रखना है कि 15 अगस्त 2023 को रीवा से मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। रीवा रीवा से जो है 15 अगस्त 2023, कब, 15 अगस्त 2023 के दिन जो है एक अलग जिला बनाया जाएगा जिसका नाम होगा मऊगंज। मऊगंज नाम का जो है एक अलग जिला बनाया जाएगा, जिसको आपको याद रखना है 15 अगस्त 2023 को। ये कौन सा हो जाएगा,
तो ये आपका 53वां जिला हो जाएगा। कौन सा दोस्त? 53वां जिला हो जाएगा अपने मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो ये आपको जो है याद रखना है। ठीक है दोस्त, चलिए, तो आपको इतनी चीजें समझ में आ गया होगा। हम आगे देखते हैं 17वें नंबर के क्वेश्चन को। तो 17वें नंबर के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। पूछा क्या गया है कि मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में इको पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। मध्य प्रदेश इको इको पर्यटन बोर्ड की स्थापना मध्य प्रदेश इको पर्यटन बोर्ड की स्थापना मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की स्थापना कब हुई? ये आपसे पूछा गया है, तो बताएंगे मध्य प्रदेश इको पर्यटन बोर्ड की स्थापना कब हुई मेरे दोस्त? ये तो आप सभी को पता ही होगा। तो मध्य प्रदेश इको पर्यटन बोर्ड की स्थापना कब हुआ है, आप मुझे बताएंगे। इको पर्यटन बोर्ड, आपको ध्यान रखना है, इको पर्यटन बोर्ड कब? इको पर्यटन बोर्ड के बारे में पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखना है। तो कब किया गया है दोस्तों? इको पर्यटन बोर्ड की स्थापना जो है 2005। कब किया गया है? 2005 में इको पर्यटन बोर्ड की स्थापना की गई है। तो क्या आपको समझ में आ गया होगा? मैं एक चीज और बता देता हूँ कि 2000 में किसकी स्थापना किया गया है दोस्त? तो 2004 को आपको ध्यान रखना है कि जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की गई है। किसका? जैव विविधता बोर्ड की स्थापना जैव विविधता बोर्ड की स्थापना जो है कब किया गया है? तो जैव विविधता बोर्ड की स्थापना आपके 2004 में किया गया है। तो इस चीज को आपको विशेष ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा 18 नंबर का। 18वां नंबर का हो जाएगा कि मढ़ई पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? मढ़ई पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है, बताएंगे। मढ़ई पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है दोस्त? तो मढ़ई पर्यटन स्थल आप मुझे बताएंगे कहाँ स्थित है। तो मढ़ई पर्यटन स्थल जो है, मैं आपको बता दूं, यदि आपको पता ना हो तो मढ़ई के नाम से मैंने आपको कई कॉन्सेप्ट बताए भी होंगे। तो मढ़ई पर्यटन स्थल जो है आपका नर्मदापुरम, कहाँ देखने को मिल जाएगा? नर्मदापुरम मढ़ई पर्यटन स्थल जो है आपका नर्मदापुरम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नर्मदापुरम में जो है आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा दोस्त? तो नर्मदापुरम में आपको सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिल जाएगा। कहाँ? आपको जो है नर्मदापुरम में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिल जाएगा, जिसकी स्थापना कब की गई थी दोस्त? 1981। जिसकी स्थापना कब की गई है? 1981 में जिसकी स्थापना की गई है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ठीक है, आपका जो है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको। उमरिया आता है, उमरिया में आपको देखने को मिल जाएगा। उमरिया में आपको देखने को मिल जाएगा बांधवगढ़। बांधवगढ़ का जो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा मेरे दोस्तों? तो आपको उमरिया पे आपको बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे नर्मदापुरम में एक चीज मैं आपको और बता दूं कि धूपगढ़ आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे ऊंची चोटी है, क्या है? सबसे ऊंची चोटी जो है आपको धूपगढ़ देखने को मिल जाएगा, जो कि नर्मदापुरम में आता है। इसको क्या कहा जाता है दोस्त? तो इसको मध्य प्रदेश की छत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की छत भी
कहा जाता है। तो आपको याद रखना है इसको क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश की छत भी कहा जाता है। तो क्या इनके बारे में इतनी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे PYQ करवाऊंगा, पूरा MPGK कन्फर्म हो जाएगा, एक एक चीज कॉन्सेप्ट के साथ पूरा MPGK क्लियर हो जाएगा दोस्त। बस आप क्लास में स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक बने बस रहें, ठीक है। मैं सारी चीजें क्लियर आपको करा दूंगा। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कब से निर्माणाधीन या प्रस्तावित है, ये बताएंगे आप मुझे। ओंकारेश्वर जो राष्ट्रीय उद्यान है, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कब से निर्माणाधीन है, ये पूछा गया है। कब से निर्माणाधीन या प्रस्तावित है। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कब से निर्माणाधीन या प्रस्तावित है, तो आप मुझे बताएंगे। इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2004। ये कब से है, तो 2004 से जो है क्या है, ये निर्माणाधीन है या प्रस्तावित है, ठीक है। ये आपका जो है, ये जो ये ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका मध्य प्रदेश का 12वां राष्ट्रीय उद्यान होगा। कौन सा होगा दोस्त, 12वां। अभी तक कितने हैं, अभी तक 11 नेशनल पार्क हैं आपके मध्य प्रदेश में। तो आपको इसको क्या करना है, ध्यान रखना है। 2004 से जो है ये अभी निर्माणाधीन है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी तक जो है मध्य प्रदेश में अभी तक कितने हैं, अभी तक 11 नेशनल पार्क हैं। कितने हैं मध्य प्रदेश में, 11 नेशनल पार्क हैं। अब जो है ये 12वां नेशनल पार्क बनेगा, ठीक है। 11वां कौन सा बना था, पहले तो 10 था। 11वां आपका जो है बना है पालनपुर, पालपुर कूनो, पालपुर कूनो नेशनल पार्क, पालपुर कूनो नेशनल पार्क, पालपुर कूनो नेशनल पार्क जो है श्योपुर में। कहाँ, श्योपुर में आपको ध्यान रखना है। जहाँ पे एशियाई, जहाँ पे सॉरी, जहाँ पे जो है नामीबिया से चीते ला करके क्या किए हैं, अभी मोदी जी ने 17 सितंबर को यहाँ पे छोड़े हैं, अपने जन्मदिन के दिन ही, ठीक है। तो आपको इस चीज के बारे में ध्यान रखना है। अगला आ जाएगा आपका 20वें नंबर का क्वेश्चन, जिसको हम देखते हैं। 20वें नंबर के क्वेश्चन को हम डिस्कशन करेंगे आपसे। 20वें नंबर का क्वेश्चन पूछा कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब से हुई। ये मस्त क्वेश्चन है। बांधवगढ़, बांधवगढ़ राष्ट्रीय, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत, टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए, तो ये टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत पहले हम देख लेते हैं, फिर इसके बारे में और कॉन्सेप्ट जानेंगे। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ऐसा पढ़ेंगे कि जो क्वेश्चन आएगा उसके बारे में पूरा डिटेल में हम घुसने का प्रयास किया करेंगे, ठीक है। तो जो है बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर प्रोजेक्ट आपका कब बनाया गया मेरे दोस्त, 1993। आप सभी को पता रहा होगा इस चीज के बारे में, ठीक है। तो आपको ये चीज पता हो गया होगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका, मैंने बता ही दिया कि कहाँ पर आता है दोस्त। तो ये आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है आपका कहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो आपको उमरिया, कहाँ पे देखने को मिल जाएगा दोस्त, उमरिया पे देखने को मिल जाएगा। ये नेशनल पार्क जो है 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, 32 पहाड़ियों, 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। मैंने आपको ये चीज के बारे में बता दिया था, कितने पहाड़ियों से, द्वारा कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ है,
32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ पे जो है आपको सबसे ज़्यादा बाघ घनत्व देखने को मिल जाएगा। क्या मिल जाएंगे? बाघ घनत्व। बाघ घनत्व यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। कितना? प्रति 8 किलोमीटर। प्रति 8 किलोमीटर में एक बाघ आपको देखने को मिल जाएंगे। 8 किलोमीटर प्रति बाघ आपको, प्रति 8 किलोमीटर में आपको एक बाघ देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बाघ घनत्व है आपके जो है कहाँ पर? बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, आपको एक चीज कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ। टाइगर प्रोजेक्ट, बांधवगढ़ जो है राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में पूछा, हमने बता दिया 1993। अब थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट याद रख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में कुल कितने टाइगर प्रोजेक्ट हैं? टाइगर प्रोजेक्ट मतलब टाइगर प्रोजेक्ट, टीपी, टाइगर प्रोजेक्ट कितना है? तो मध्य प्रदेश में कुल 6 टाइगर प्रोजेक्ट हैं। सर कौन कौन से टाइगर प्रोजेक्ट हैं? 6 आप बताएंगे? तो हम बताते हैं। सबसे पहले आपका जो है कान्हा किसली। कौन सा टाइगर प्रोजेक्ट? कान्हा, कान्हा किसली। कौन सा है? कान्हा किसली। कान्हा किसली के बाद आपका आ जाएगा पेंच, पेंच टाइगर प्रोजेक्ट आ जाएगा। पेंच के बाद आपका आ जाएगा बांधवगढ़, बांधवगढ़, बांधवगढ़ के बाद आपका जो है आ जाएगा अगला, बांधवगढ़ के बाद आपका आ जाएगा पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर प्रोजेक्ट आपका आ जाएगा। इसके बाद आपका आ जाएगा सतपुड़ा, सतपुड़ा टाइगर प्रोजेक्ट। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। एक और कौन सा है दोस्त? आप बताएंगे तो आपका आ जाएगा संजय गांधी। कौन सा? संजय गांधी, संजय गांधी टाइगर प्रोजेक्ट जो है आपका आ जाएगा ये छठवें नंबर का। ठीक है, तो आपको इसको क्या करना है? ध्यान रखना है। चलिए, इतनी चीजें आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में डिस्कशन करेंगे कि राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान डिंडोरी शाहपुरा में स्थित है। इसका स्थापना किस वर्ष किया गया? ये पूछा गया है कि राष्ट्रीय जीवाश्म, राष्ट्रीय जीवाश्म, जीवाश्म उद्यान, राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान कहाँ? डिंडौरी। कहाँ पे दोस्त? डिंडौरी। राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान, नेशनल फॉसिल पार्क जिसको बोलते हैं, जीवाश्म उद्यान डिंडौरी शाहपुरा। कहाँ? शाहपुरा। कहाँ पे? शाहपुरा में स्थित है। डिंडौरी में फॉसिल, फॉसिल जो है फॉसिल पार्क कहाँ पे है? आपको शाहपुरा में स्थित देखने को मिल जाएगा, स्थित है। जिसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये स्थित है जिसका स्थापना किस वर्ष हुआ? जिसका स्थापना वर्ष क्या है ऐसा लिख लेते हैं। जिसका स्थापना, स्थापना वर्ष क्या है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो बताएंगे। आपका जो है जीवाश्म फॉसिल जो है फॉसिल पार्क, फॉसिल पार्क जो है आपसे पूछा गया है कि फॉसिल पार्क जो है आपके कहाँ पर? डिंडौरी शाहपुरा। फॉसिल पार्क आपका जो है फॉसिल पार्क डिंडौरी शाहपुरा में स्थापना वर्ष क्या है? इसको पूछा गया है। तो ये आपका 1983। क्या हो जाएगा दोस्त? 1983 आपको याद रखना है। वर्ष 1983 में जो है इसको स्थापना किया गया था। ये जो है आपका सबसे छोटा नेशनल पार्क है। क्या है दोस्त? सबसे, सबसे छोटा, सबसे छोटा क्या है? नेशनल पार्क है। तो आपको इसको याद रखना है कि सबसे छोटा नेशनल पार्क क्या है? तो आपका जीवाश्म राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान जो है, राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान डिंडौरी का जो है सबसे छोटा नेशनल पार्क है। सबसे बड़ा देख लेते हैं तो सबसे बड़ा आपको देखने को मिल जाएगा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क, सबसे बड़ा नेशनल पार्क आपको देखने को मिल जाएगा कौन सा?
कान्हा किसली, सबसे बड़ा कौन सा देखने को मिल जाएगा आपको दोस्त, तो आपको कान्हा किसली जो है आपको सबसे बड़ा नेशनल पार्क देखने को मिल जाएगा। बताएंगे, आपको इतनी चीजें समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्त। एक चीज और बता दूं कि 1983 के बाद जो है पूछा गया था, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया था कि 1958 भी ऑप्शन में दिया था। तो 1958 की बात बता दूं कि 1958 में आपके जो है माधव राष्ट्रीय उद्यान का क्या किया गया था, माधव माधव राष्ट्रीय माधव राष्ट्रीय उद्यान का जो है क्या किया गया था, स्थापना। माधव राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना जो है आपके 1958 में किया गया था। क्या आपको इतनी समझ में आ गया? क्या ये कहाँ पर है, तो ये आपका शिवपुरी जो है, ये शिवपुरी में है आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान, जिसका स्थापना 1958 में किया गया था। आपका आता है 22 नंबर का क्वेश्चन अगला। इसको मैं आपको बताता हूं, तब तक ये जो है इनको आप थोड़ा सा एक बार और रिकॉल कर लेंगे। चलिए, तो मैं बताता हूं अगला क्वेश्चन 22 नंबर का, कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत के दूसरे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है? बताएंगे। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत के दूसरे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। बताएंगे इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा हो जाएगा दोस्त? पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना नेशनल पार्क जो है आपके भारत के भारत के दूसरे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। ठीक है। यहाँ से कौन सा नदी प्रवाहित होता है, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, पन्ना नेशनल पार्क। ठीक है दोस्त, पन्ना नेशनल पार्क। ठीक है। तो पन्ना नेशनल पार्क से जो है कौन सी नदी प्रवाहित होती है, ये जान लेते हैं। तो पन्ना नेशनल पार्क से आपका केन नदी, कौन सा? केन नदी प्रवाहित होती है। केन नदी क्या होती है, यहाँ से प्रवाहित होती है। चलिए, केन नदी प्रवाहित होती है, ये आपने जान लिया। दूसरा चीज जो है, इसका जो है कहाँ 1981 में क्या हुआ था, इसका स्थापना हुआ था। क्या हुआ था दोस्त? 1981 में इसका क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। 1981 में इसका स्थापना पन्ना नेशनल पार्क का। इसके बारे में आपको बता दूं, इसको टाइगर प्रोजेक्ट भी बनाया गया। तो टाइगर प्रोजेक्ट कब बनाया गया दोस्त? तो आपके इसको टाइगर प्रोजेक्ट 1994 में बनाया गया। तो बताएं, मैं जो कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? या आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्त। आपके जो डिसीजन होगा, जो आप कमेंट करेंगे, वही मैं समझूंगा कि आपको समझ में आ रहे हैं। यदि आप कुछ कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। और यदि आ रहा है तो आप लाइक ज़रूर किया करें क्लास को। ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर लिया करें। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ज़रूरी है, वो चीज़ कर लिया ही करें। ठीक है दोस्त। चलिए, अगला आता है हमारा 23 नंबर का क्वेश्चन, जिसको हम देखने वाले हैं। तो 23 नंबर का क्वेश्चन के बारे में हम समझेंगे कि इसमें पूछा क्या गया है, कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान में स्थित काला पहाड़ जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, ये पूछा गया है। तो क्या पूछा गया है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान। मैंने आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था कि
ये जो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान से कि क्या प्रसिद्ध है सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे पूछा गया था काली पहाड़ के बारे में। तो काली पहाड़ जो है यहाँ का बहुत प्रसिद्ध है, तो इसको आपको याद रखना है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में स्थित, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में स्थित काला पहाड़, काला पहाड़, पहाड़ की ऊंचाई, ऊंचाई समुद्र तल से कितना है, ये पूछा गया है। समुद्र तल से कितना है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर मुझे आप बताएंगे कि समुद्र तल से ऊंचाई इसका कितना है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान के जो है काला पहाड़, काला पहाड़ के बारे में मैं बताया था, बहुत प्रसिद्ध पहाड़ है किसका, पेंच राष्ट्रीय उद्यान का। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में स्थित काला पहाड़ जो है बहुत फेमस है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो इसकी ऊंचाई जो है कितना है समुद्र तल से दोस्त, 650 मीटर। क्या है, 650 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है पेंच राष्ट्रीय उद्यान का। तो इसको जो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान में आपको देखने को मिल जाएगा। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे और बता देता हूँ, ऐसे करके क्वेश्चंस आते जाएंगे, कॉन्सेप्ट ध्यान आते जाएंगे, आपको जो है मैं एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया जाऊंगा, कराते जाऊंगा, ठीक है। तो इसको जो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान को जो है आप यहाँ पे जो है आपको मोगली लैंड देखने को मिलेगा। क्या दोस्त, मोगली लैंड, मोगली लैंड आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्या, मोगली लैंड, मोगली लैंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो यहाँ पे द जंगल बुक, द जंगल बुक की जो है द जंगल बुक यहीं से बनी हुई है। द जंगल बुक के बारे में आप, द जंगल बुक, द जंगल बुक के बारे में आप जान रहे होंगे, जो कि यहीं से बना हुआ है। तो द जंगल बुक आपको पेंच राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड है, आपको ध्यान रखना। मोगली लैंड आपको पेंच राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड है। यहाँ का जो काली पहाड़ है वो 650 मीटर ऊंची है समुद्र तल से, इसको भी आपको ध्यान रखना है। आपके जो है नए क्वेश्चन के थ्रू ये जो है आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अब पूछा गया किस राष्ट्रीय उद्यान में बैगम मंगलू के नाम से सड़क बनाई गई है। किस राष्ट्रीय उद्यान में, बताएंगे, ये सब चीजें भी पूछे जाते हैं दोस्त। किस राष्ट्रीय उद्यान में, किस राष्ट्रीय उद्यान में, किस राष्ट्रीय उद्यान में बैगा मंगलू, बैगामंगलू के नाम पर, बैगामंगलू के नाम पर, नाम पर, नाम पर सड़क बनाई गई है, बताएंगे, पर सड़क बनाई गई है। किस राष्ट्रीय उद्यान में बैगा मंगलू के नाम पर क्या बनाई गई है, सड़क बनाई गई है, आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। यहाँ पे हम नेशनल पार्क, नेशनल पार्क वाले अभी क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको आनंद आ रहा होगा कि सर ये तो नेशनल पार्क हमारे लगभग लगभग क्लियर हो रहे हैं, जो मोटे मोटे कॉन्सेप्ट है। तो बैगम मंगलू के नाम पर के कहाँ पर सड़क बनाई गई है मेरे दोस्त, तो आपका जो है कान्हा किसली नेशनल पार्क, कहाँ पे, कान्हा किसली नेशनल, कान्हा किसली नेशनल पार्क में क्या बनाया गया है, बैगा मंगलू के नाम पर सड़क बनाया गया है, रोड बनाया गया है बैगा मंगलू के नाम पर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। चलिए, बैगा मंगलू के बारे में आप याद रखेंगे, कहाँ पे ये सड़क बनाया गया है, तो कान्हा किसली नेशनल पार्क पर। स्थापना इसकी कब हुई थी, तो इसकी 1955 में क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब आता है जो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2022। क्या दोस्त, स्वच्छ सर्वेक्षण, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में मध्य प्रदेश के किस शहर ने पहला, मध्य प्रदेश के किस
शहर किस शहर ने पहला किस शहर ने पहला स्थान हासिल किया है, पहला स्थान हासिल किया है? आप सभी को पता ही होगा कि स्वच्छ सर्वेक्षण की बात आ गया, स्वच्छता की बात आ गया तो अपना प्यारा इंदौर है। क्या है दोस्त? अपना प्यारा इंदौर है। कौन सा है? इंदौर। स्वच्छता से तो इंदौर ही है, अभी ये सभी को पता है। चलिए, स्वच्छता से इंदौर, इसको मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताए हैं कि कितने स्टार दोस्त? 7 स्टार से इसको 7 स्टार इसको स्वच्छता के रूप में मिला है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। फिर आता है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कौन सा? 26 नंबर का अगला क्वेश्चन जो है आपका आ जाएगा, किसके बारे में दिया गया है दोस्त? तो ये दिया गया है कि जनवरी 2020 में, जनवरी 2020 में में मध्य प्रदेश के खमरिया मध्य प्रदेश के खमरिया मतलब जबलपुर। खमरिया कहाँ आता है? जबलपुर। जबलपुर, जहाँ पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, ठीक है। रेंज में किस तोप का रेंज में किस तोप का किस तोप का सफल परीक्षण किया गया? सफल परीक्षण किया गया, आप मुझे बताएंगे सफल परीक्षण किस तोप का किया गया? तो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। कौन से तोप का सफल परीक्षण किया गया था दोस्त? तो यहाँ पे किया गया था सारंग। किसका दोस्त? सारंग का सफल परीक्षण। ये तोप है सारंग, सारंग का जो है परीक्षण किया गया था। इसकी जो मैं रेंज बता दूं आपको, जो है जबलपुर में, ये इसका जो इस जबलपुर में इसका जो है परीक्षण सफल हुआ था। इसका जो रेंज है 39 किलोमीटर। कितना दोस्त? 39 किलोमीटर तक क्या कर सकता है? अपने दुश्मनों पर वार कर सकता है। दुश्मन पर वार 39 किलोमीटर तक दुश्मन दुश्मन पर वार कर सकता है। क्या कर सकता है? दुश्मन पर वार कर सकता है। कितना? 39 किलोमीटर तक, ठीक है। आपको याद होगा, आपको याद भी हो जाएगा, आपको इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका आ जाएगा 27 नंबर का क्वेश्चन। कौन से नंबर का दोस्त? 27 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें पूछा क्या गया है। 27 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है कि सितंबर 2022, कब? सितंबर 2022 में मध्य प्रदेश में सितंबर 2022 में सितंबर 2022 में मध्य प्रदेश के किस शहर में फिल्म महल की शूटिंग की गई? महल की शूटिंग की गई, बताएंगे। महल की शूटिंग किस शहर में की गई? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। मध्य प्रदेश के किस शहर में महल की शूटिंग की गई है दोस्त? तो आप मुझे बताएंगे। तो महल की जो शूटिंग है वो आपके इंदौर पर, कहाँ पर दोस्त? इंदौर। इंदौर में किया गया है, ठीक है। तो इस चीज को आपको याद रखना है। 2022 में किस शहर में क्या फिल्म महल, कौन सा दोस्त? फिल्म महल की शूटिंग की गई है, इसके बारे में आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कहाँ पे किया गया है? तो इंदौर पर किया गया है। शूटिंग करने के लायक, फिल्म शूटिंग के लायक जगह अपना इंदौर ही है। इंदौर को क्या कहा जाता है? तो इंदौर को क्या कहा जाता है आपके दोस्त? इंदौर को कहा जाता है आपका मिनी मुंबई भी कहा जाता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इसीलिए फिल्म का शूटिंग जो है कहाँ किया गया है?
आपके इंदौर पर किया गया है। 2022 में हुआ था, किसका? महल की शूटिंग हुई थी। ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे कि अप्रैल 2019 में किस अंतरराष्ट्रीय एजेंसी में किस अंतरराष्ट्रीय एजेंसी ने 1984 में हुई गैस त्रासदी पर रिपोर्ट जारी की? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो बताएंगे। किस अंतरराष्ट्रीय एजेंसी ने 1984 में हुई गैस त्रासदी पर रिपोर्ट जारी की? तो ये है ILO। ILO क्या है दोस्त? ILO। 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 ILO ने क्या किया है? अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों जो है, ये अंतरराष्ट्रीय एजेंसी है ILO, जिन्होंने क्या किया है, 1984 में गैस त्रासदी पर क्या किया है, रिपोर्ट जारी किया है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। फिर आ जाएगा आपका अगला क्वेश्चन जो है 29 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कहाँ पे 1984 में हुई? भोपाल गैस त्रासदी है दोस्त, इसको याद रखना है। भोपाल क्या है? भोपाल गैस त्रासदी है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है। मध्य प्रदेश का पहला सौर स्मारक, क्या चीज? मध्य प्रदेश का पहला सौर्य स्मारक, मध्य प्रदेश का पहला सौर्य स्मारक जो भोपाल में स्थापित किया गया है, इसकी ऊंचाई कितनी है? जो भोपाल में स्थापित किया गया है, इसकी ऊंचाई कितनी है? ये आपसे पूछा गया है, बताएंगे आप। सौर स्मारक है जो भोपाल में स्थापित किया गया है, इसकी ऊंचाई कितना है आप मुझे बताएंगे। सौर स्मारक, सबसे पहले आप मुझे ये बता दें कि सौर स्मारक जो है भोपाल में स्थापित कब किया गया? तो इसको जो है कब किया गया है दोस्त? तो इसको जो है 2016 में किया गया है। कब किया गया है? इसकी स्थापना 2016 में हुआ है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितना है? 32 फीट। कितना है दोस्त? 32 फीट जिसकी क्या है? ऊंचाई है। ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 32 फीट। स्थापना जो है 2016 में हुआ है। ठीक है। 62 फीट, सॉरी 62 फीट इसकी ऊंचाई है, इसको याद रखना है। कहाँ पर किया गया है? इसको मैं आपको बता देता हूँ। इसको जो है अरेरा हिल्स, कहाँ किया गया है दोस्त? अरेरा हिल्स। अरेरा हिल्स में जो है क्या किया गया है? इसका स्थापना हुआ है 2016 में। 62 फीट की जो है इसकी ऊंचाई है। ठीक है। इस स्मारक की, इसके जो है वास्तुकार के बारे में भी आप जान लेंगे। वास्तुकार कौन थे? तो वास्तुकार के बारे में मैं आपको बता दूं। वास्तुकार इसके थे कौन? तो इसके वास्तुकार थे सोना जैन। कौन थे दोस्त? सोना जैन। सोना जैन क्या थे? इसके वास्तुकार थे। तो इसको आपको क्या है, विशेष ध्यान रखना है। तो ये जो है क्वेश्चन, आपको इतनी चीजें समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपने जो है 30 नंबर के क्वेश्चन को क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है कि देश की पहली रोबोटिक्स कंट्रोल वेधशाला मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित की गई है? देश की पहली रोबोटिक्स
देश की पहली रोबोटिक रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला देश की पहली रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश के किस शहर में मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित की गई है? बताएंगे। मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित की गई है या स्थापित की गई है? आप मुझे इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उज्जैन। कहाँ दोस्त? उज्जैन। उज्जैन महाकाल की नगरी है, जहाँ पर क्या किया गया है? उज्जैन पे इसकी स्थापना की गई है। क्या है? रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला। रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला की स्थापना कहाँ की गई है दोस्त? उज्जैन। उज्जैन से आपको याद रखना है वैदिक घड़ी। वैदिक वैदिक घड़ी भी कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? आपको उज्जैन पे वैदिक घड़ी भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे उज्जैन पे आपको जो है मलखम्ब क्या देखने को मिल जाएगा? मलखम्ब 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 अकादमी। क्या? मलखम्ब अकादमी भी आपको उज्जैन पर देखने को मिल जाएगा, जो कि हमारा राजकीय खेल है। राजकीय खेल क्या है? जो है आपका मलखम्ब है। इसका जो है आपको अकादमी उज्जैन पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एक चीज और देखने को मिल जाएगा। क्या मेरे दोस्त? यहाँ इसको क्या बोलते हैं? उज्जैन को हम बोलते हैं संस्कृति राजधानी। संस्कृति राजधानी इसको बोलते हैं, संस्कृति राजधानी बोलते हैं। यहाँ पर जो है संस्कृति राजधानी, यहाँ पर बृहत्तरी का गुफा है। बृहत्तरी बृहत बृहत्तरी की गुफा आपको देखने को मिल जाएगा। कहाँ? उज्जैन पर। ठीक है, फिर आपको जो है इसको क्या बोलते हैं? उज्जैनी भी बोलते हैं। उज्जैनी भी इसको बोलते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। इसको जो है यहाँ पर इसको महाकाल की नगरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? महाकाल की नगरी भी बोलते हैं। महाकाल की नगरी भी बोलते हैं। तो इतनी सारे कॉन्सेप्ट आपको जो है उज्जैन के बारे में ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका 31 नंबर का आता है। 31 नंबर का क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, ये जो वेधशाला है, रोबोटिक्स कंट्रोल वेधशाला, कहाँ पे बनाया गया, स्थापित? उज्जैन में किया गया है। ये तो आपको पता चल गया। ठीक है, तो छोटी सी बात आपको और याद रखना है कि वेधशाला क्या? वेधशाला जो है वेधशाला का मुख्यालय क्या? वेधशाला का मुख्यालय के बारे में आपको याद रखना है। वेधशाला का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्त? तो वो आपको इंदौर पर देखने को मिल जाएगा। क्या? वेधशाला का मुख्यालय आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगा? उज्जैन पर आपको देखने को मिल जाएगा। आपका अगला आता है 31 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि चेंटी खेड़ा बृहद सिंचाई परियोजना किस जिले के लिए मंजूरी की गई? चेंटी खेड़ा कौन सा दोस्त? चेंटी खेड़ा बृहद सिंचाई परियोजना। बृहद सिंचाई परियोजना चेंटी खेड़ा बृहद सिंचाई परियोजना किस जिले के लिए मंजूर की गई है? किस जिले के लिए मंजूर की गई है? बताएंगे। चेंटी खेड़ा बृहद सिंचाई परियोजना है। क्या है? बृहद सिंचाई परियोजना है। इसको आपको ध्यान रखना है। बृहद सिंचाई परियोजना है,
किस जिले के लिए मंजूर की गई है? तो चंडी खेड़ा से आपको याद रखना है श्योपुर। क्या याद रखेंगे दोस्त? श्योपुर। चंडीखेड़ा बृहद सिंचाई परियोजना किस जिले के लिए मंजूर की गई है? तो आपके श्योपुर के लिए क्या किया गया है, इसको मंजूर की गई है। आपको जो आता है 32 नंबर का क्वेश्चन, इसको जो है याद करेंगे। श्योपुर को मैं एक कॉन्सेप्ट और बता दूं, थोड़ा सा ध्यान आ गया। श्योपुर को आपको कहा जाता है, श्योपुर पे आप इथोपिया, भारत का क्या कहा जाता है? इथोपिया कहा जाता है। यहाँ इथोपिया क्यों किया जाता है? भारत का इथोपिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मेरे दोस्त? इसको भारत का इथोपिया यूं कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा कुपोषण के इसको जो है, यहाँ पे ज्यादा सबसे ज्यादा कुपोषण के शिकार लोग मिलते हैं। इसको कुपोषण के कारण, किसके कारण? कुपोषण, कुपोषण के कारण, कुपोषण के कारण क्या क्या है? सबसे ज्यादा कुपोषित लोग यहीं पे देखने को आपको मिलेगा श्योपुर पे, इसीलिए इसको भारत का क्या कहा जाता है? इथोपिया कहा जाता है। आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला जो है आपका क्वेश्चन आ जाएगा, जिसको आप याद ध्यान रखेंगे कि देश की सबसे सबसे युवा एम्पायर सुभादा भोसले का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? क्या है? एम्पायर है, क्या है? देश की सबसे युवा, देश का जो है सबसे युवा एम्पायर है, क्या है दोस्त? एम्पायर। देश की सबसे क्या है? युवा एम्पायर है। एम्पायर है, कौन है? इनका क्या नाम है? सुभदा, सुभदा, सुभदा क्या नाम है इनका? सुभदा भोसले, सुभदा भोसले, सुभदा भोसले नाम है इनका। सबसे देश की क्या है? सबसे एम्पायर है, सबसे युवा एम्पायर है। यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया। देश की सबसे युवा एम्पायर, युवा एम्पायर, एम्पायर। देश की सबसे युवा एम्पायर कौन है? सुभदा भोसले हैं। इनका जन्म सुभदा भोसले, सुभदा भोसले का जन्म, जन्म सुभदा भोसले का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? ये पूछा गया। मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? किस जिले, किस जिले सुभदा भोसले का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? किस जिले में हुआ दोस्त? इसको आप मुझे बताएंगे। तो मध्य प्रदेश में जो है सुभदा भोसले का जन्म किस जिले में हुआ है? तो सुभदा भोसले के बारे में आप मुझे बताएंगे। तो ये हुआ है कहाँ पे दोस्त? ये इनका जन्म हुआ है ग्वालियर। कहाँ पे हुआ है? ग्वालियर पर सुभदा भोसले का जन्म हुआ है, जो कि सबसे युवा एम्पायर हैं। क्या है दोस्त? युवा एम्पायर, सबसे युवा एम्पायर है। क्या? सबसे युवा एम्पायर है सुभदा भोसले, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में होता है। तो आपको इनके बारे में क्या करना है? याद रखना है, ठीक है दोस्त। चलिए अगला जो है हमारा क्वेश्चन आता है, जिसको आपको याद रखना है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का स्थापना कब हुई? क्या? नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी विकास, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का स्थापना कब हुई? का स्थापना, का स्थापना कब हुई? नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का स्थापना कब हुई? आप मुझे बताएंगे। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का स्थापना कब हुआ है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का स्थापना कब हुआ है? तो इसका हुआ है 1985। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, ध्यान रखना है, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ है? तो ये हुआ है आपके 1985 पे। तो क्या आपको इतनी चीजें समझ में आ रही है जो मैंने आपको समझा रहा है? आपका अगला क्वेश्चन आ जाएगा 34 नंबर का, 34 नंबर का, जिसको हम आपसे डिस्कशन
करने वाले हैं। तो ये पूछा गया है यहाँ पर कि उस क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछा गया था आपको कि 1/11 सन 2000, कौन सा दोस्त, डेट मैं बता दूंगा आपको कि 1/11 सन 2000 को 2000 को मध्य प्रदेश के विभाजन के मध्य प्रदेश के विभाजन के समय मुख्यमंत्री कौन था, विभाजन के समय मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री कौन था, बताएंगे। मध्य प्रदेश के विभाजन के समय मुख्यमंत्री कौन था, आप मुझे बताएंगे। मध्य प्रदेश के विभाजन के समय मुख्यमंत्री था आपके कौन, मध्य प्रदेश के विभाजन के समय मुख्यमंत्री था आपका कौन, दिग्विजय सिंह। कौन थे दोस्त, दिग्विजय सिंह थे। कौन थे, दिग्विजय सिंह। सन 2000 में जो है मध्य प्रदेश जब छत्तीसगढ़ से विभाजित हो रहा था तब यहाँ पे कौन थे, तो ये था दिग्विजय सिंह थे। तो ये जो है अंतिम विभाजन था। क्या था, अंतिम विभाजन था। क्या था, अंतिम विभाजन था एमपीसीजी का, अंतिम विभाजन था मध्य प्रदेश का, किसके साथ, छत्तीसगढ़ के साथ। इसको आपको याद रखना है, ठीक है दोस्त। 1 नवंबर जो है आपके जो है यहाँ पर मैं बता दूं कॉन्सेप्ट कि 1 नवंबर सन 2000 को क्या हुआ था, मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप आया था। क्या आया था, वर्तमान स्वरूप आया था, जो कि इसी दिन को क्या मनाया जाता है, स्थापना दिवस के रूप में, मनाया जाता है। कब, 1 नवंबर को। 1 नवंबर को क्या मनाया जाता है, स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो क्या आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा, 1 नवंबर को क्या मनाया जाता है, स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतिम विभाजन के बाद जो है हमारा मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप है 2000 के, इसके बाद सन 1 नवंबर 2000 के बाद का, ठीक है। अगला आता है आपका 35 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का औद्योगिक न्यायालय कहाँ स्थित है, बताइएगा। सब लोग जान रहे होंगे, कमेंट करिएगा। औद्योगिक मध्य प्रदेश का औद्योगिक न्यायालय कहाँ स्थित है, बताएंगे। मध्य प्रदेश का औद्योगिक न्यायालय कहाँ स्थित है, आप मुझे बताएंगे। तो मध्य प्रदेश का जो है औद्योगिक न्यायालय, मध्य प्रदेश का औद्योगिक न्यायालय आपके कहाँ स्थित है दोस्त, तो वो है इंदौर पे। कहाँ पे स्थित है, इंदौर पे स्थित है क्या, मध्य प्रदेश का औद्योगिक न्यायालय, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ों के बारे में आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब जो है हम अपना अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसको ध्यान से आप पढ़ेंगे और बताएंगे। तो आपको जो है अगला क्वेश्चन आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं, इसको आप मुझे बताएंगे कि केंद्रीय वीर्य संस्थान भोपाल के भदभदा में कब स्थापित किया गया है, बताएंगे। केंद्रीय वीर्य संस्थान भोपाल के भदभदा में कब स्थापित किया गया, कब स्थापित किया गया, कब स्थापित किया गया, आप मुझे बताएंगे। केंद्रीय वीर संस्थान भोपाल के भदभदा में कब स्थापित किया गया, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। तो ये किया गया था मेरे दोस्त 1964। केंद्रीय वीर संस्थान का इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे, 1964 में केंद्रीय वीर संस्थान भोपाल के भदभदा में स्थापित
किया गया था, तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो आज के लिए हम अपना इतना ही रखते हैं दोस्त, आज के क्लास को। ठीक है, आज के क्लास को हम यहीं पर क्या करते हैं, विराम देते हैं। अपने क्लास को आज हम यहीं पर विराम देते हैं। और जो है ये आगे की क्लास हम जो है कल क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे आपके साथ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग बताएं कि आप लोग को क्लास कैसा लगा। यदि आप लोग को क्लास अच्छा लगा, सही लगा है, मज़े आए हैं क्लास में, तो क्लास को लाइक करें और जो है अपने दोस्तों के साथ क्या करें, शेयर करें। यदि आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। और आपको क्लास में क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, कैसा लगा, कैसा आप क्लास को देखने के बाद महसूस कर रहे हैं, ये सारी बातों को आप नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है दोस्त। तो चलिए हम अपने क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। तो इतना ही आज के लिए, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।